हेलो दोस्तों, टीम फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। और जैसा कि आप सबको भी पता है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो हम कम कम से कम टाइम में इस पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली क्या है कि कोई प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेबस डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ एरियाज़ मिल जाते हैं। हम उन टॉपिक्स को सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि हम उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और उन सारे एरिया से कवर करेंगे जिनसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। और मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकता कि हर एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाने से हो जाएगा, बट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर लेंगे ईजिली। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी इन प्रीलिम्स। देखिए, लगातार जो पिछले कुछ 10 सालों का ट्रेंड रहा है, 18 क्वेश्चन 2014 में, 15 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर देखिए 19 क्वेश्चन, फिर 21 क्वेश्चन, 16, 17, 18, ठीक। फिर देखिए ये इसमें 20 क्वेश्चन, फिर 19 क्वेश्चन और फिर 18 क्वेश्चन, मतलब 15 टू 20 क्वेश्चंस का ऑन एवरेज आते रहे हैं। अगर इसमें आप पॉलिटी के भी 15 टू 20 क्वेश्चन जोड़ देते हैं तो अराउंड आपको मिल जाते हैं 30 टू 40 क्वेश्चंस। और अगर आपको जो रिसेंट कट ऑफ हमें पता है वो 2023 का है, यानी कि 2023 में जो अराउंड गया था 38 क्वेश्चंस। तो अगर आपको 30 क्वेश्चन यहीं से मिल जा रहे हैं, 30 से 40, तो समझिए आपके लिए प्रीलिम्स निकालना इन दो सब्जेक्ट्स के थ्रू कितना ईजी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं सिलेबस इसका क्या है। सिलेबस एक्चुअली क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिलेबस जो है वो बहुत डिफाइंड नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको वो बहुत एक एक दो लाइन में ही सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन अगर आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के एनालाइज करेंगे तो आप सिलेबस को कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं खुद से ही। तो मैंने वही करने की कोशिश की यहाँ पे। देखिए, इसमें पहले तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे इसमें सप्लाई है, डिमांड है, जीडीपी है, जीडीपी से रिलेटेड और टर्म्स हैं जैसे जीएनपी है, एनडीपी, एनएनपी। इसमें नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, फिर इन्फ्लेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, इनको मेजर कौन करता है, इनमें की डिफरेंसेस क्या है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मे बी आपको सप्लाई डिमांड में बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले, बट ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स बनने में हेल्पफुल होते हैं। फिर आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ना होता है आरबीआई। आरबीआई क्या बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। आरबीआई कैसे बैंक्स को रेगुलेट करती है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के और कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये सारा चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें आप देखेंगे सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बॉन्ड क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज या ट्रेजरी बिल्स, इन सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप परेशान नहीं, हम आराम से धीरे धीरे करेंगे, एकदम आराम से भी नहीं, बट एक ऐसा रहे कि आपको दिक्कत भी ना हो समझने में और हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट भी कर लें। फिर देखिए अगला क्या है, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या है, यूनियन बजट है, यूनियन बजट का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या है, टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी है, सब्सिडीज़ हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, टाइप्स क्या होते हैं, पब्लिक डेट क्या है, डेफिसिट क्या है। डेफिसिट में आपने वो देखा होगा कि हमने ये टर्म बहुत सुना है, फिस्कल डेफिसिट, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट। इन सब को हम एक एक करके समझेंगे। फिर एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपाउंड वो कंपोनेंट्स हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर है एक्सचेंज रेट। इसमें हम देखते हैं कि रूपी कैसे अप्रिसिएट कर रहा है, कैसे डिप्रिसिएट कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कैसे हो रही है। फिर इसमें नीर क्या है, रीर क्या है, इन सब टॉपिक्स पर आप देखेंगे खूब क्वेश्चंस आए हैं। फिर क्या, ग्लो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, ठीक है। फिर इसमें अगर आपको आएगा पी नोट्स क्या हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें आएंगी। फिर क्या, ग्लोबल ट्रेड बॉडीज़ में डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ जैसी जो बॉडी जो ट्रेड को रेगुलेट करते हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।
फिर ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इसमें क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, फिर पेटेंट लॉज, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स, ये WTO के एग्रीमेंट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। पेटेंट लॉ पे क्वेश्चन आया है, स्कीम्स पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर देखिए इकोनॉमी में करंट अफेयर्स का रोल भी होता है अच्छा खासा। जैसे लास्ट ईयर आई गेस सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, उस पर क्वेश्चन आया है। उसके पहले वाले ईयर में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए RBI ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उस पर क्वेश्चन आया है। फिर इन चीज़ों को हम देखेंगे अभी। फिर क्या है, करंट अफेयर्स को लेकर हम थोड़ा बाद में करेंगे जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। और यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जब ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर फेब मंथ में पार्लियामेंट में प्रपोज करेंगे, उसके बाद से फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे और साथ में उसके बाद हम करंट अफेयर को करेंगे। ठीक है, तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, पहला टॉपिक है ये, टॉपिक नंबर 1। इसमें हम देखने जा रहे हैं पहला जो है सब टॉपिक, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मैंने थोड़ा कुछ इसमें पिक्चर्स को यूज किया है ताकि आपको थोड़ा सा इतना बोरिंग ना लगे और चीज़ों को जल्दी से आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं इनको। पहले तो ये सप्लाई एंड डिमांड आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मार्केट फंक्शनिंग। सब ये इसका मतलब ये है कि सप्लाई एंड डिमांड आर जो है वो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इन पे ही एक तरह से पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है। ये दैट फॉर्म, देखिए इसमें लिखा है दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मार्केट फंक्शनिंग। मार्केट कैसे फंक्शन करता है कि कोई चीज़ सप्लाई कितनी है, किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, तो उसकी प्राइसेस डिसाइड कैसे होती हैं। तो ये सब चीज़ें, जैसे कोई चीज़ का प्राइस कितना है, वो चीज़ मार्केट में कब अवेलेबल है, ये सब चीज़ें, और इनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो बैंक की पॉलिसी होती हैं, सब सप्लाई और डिमांड पे कहीं की डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मार्केट फंक्शन, इसलिए इनको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फिर देखिए, दीज कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हाउ हाउ प्राइजेस एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमिन्ड इन ए मार्केट इकोनॉमी। मतलब कि किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है वो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो अगर देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है हमारा डिमांड। देखिए, किसी भी टर्म को समझने के लिए हमें इसको डेफिनेशन को आना बहुत ज़रूरी है। जो डेफिनेशन ऑफ डिमांड है वो ये कहता है द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर willing and able to purchase at various prices during a specific period। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट की टर्म्स है। स्पेसिफिक पीरियड, पहले तो कोई चीज़ जब हम इकोनॉमी में देखते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है कि इस साल महंगाई कितनी रही, इस साल किसी चीज़ की डिमांड कितनी रही, इस साल किसी चीज़ की प्राइस में कितना डिफरेंस आया, इस साल GDP में कितनी ग्रोथ हुई। तो जो स्पेसिफिक पीरियड है ये बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमी में। फिर क्या होता है कि देखिए, किसी गुड या सर्विस की कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। इसमें देखिए और टर्म नहीं यूज हुआ, इसमें है ए कि मतलब कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज का मतलब ये है कि कंज्यूमर का मन है खरीदने का और उसके पास वो कैपेसिटी है, यानी कि पैसे हैं कि वो चीज़ों को खरीद सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक कोई बाइक है, वो 1 लाख की है। ठीक है, और 2 कस्टमर है, एक कस्टमर है ए, एक कस्टमर है बी। अब अगर ये मान के चलते हैं हम कि दोनों का मन है खरीदने का बाइक, बट कस्टमर ए के पास क्या है, 10,000 रुपीज़ ही है, और कस्टमर बी के पास 1.5 लाख रुपीज़ हैं। ठीक, तो ये देखिए, अब दोनों का मन तो है दोनों को खरीदने का, बट इसमें डिमांड कौन क्रिएट कर सकता है, कंज्यूमर नंबर बी, कंज्यूमर बी है, क्योंकि इसके पास जो है एबिलिटी भी है परचेज करने की, यानी कि इसके पास उतने पैसे हैं कि वो चीज़ों को खरीद सकता है।
और साथ में इसका मन भी खरीदने का, तभी ये हो सकता है। मे बी अगर ये इसके पास पैसे होते बट इसका मन ना होता, यानी कि उसके पास ये विलिंगनेस ना होती कि ये चीज़ खरीदना चाह रहा है नहीं, तो ये भी डिमांड नहीं क्रिएट करता। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट हैं, इसलिए यहाँ पे एंड वर्ड का यूज किया, विलिंग एंड एबल टू परचेज। और फिर स्पेसिफिक पीरियड में, तो ये क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कल को 10 ऐसे लोग हो जाते हैं बी कस्ट कंज्यूमर की तरह जो बाइक को खरीद भी सकते हैं और खरीदना चाहते भी हैं, तो हम बोलेंगे कि मार्केट में 10 ऐसी बाइक्स की डिमांड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। फिर क्या है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखिए अब क्या होता है, पहला जो डिटर्मिनेंट होता है कि डिमांड डिसाइड कैसे होता है, वो होता है प्राइस ऑफ द गुड्स से। आमतौर पे क्या होता है, इसको जो प्राइजेस जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिमांड के, यानी कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यानी इसमें ये होता है हायर प्राइसेस टिपिकली रिड्यूस डिमांड, मतलब कि कोई चीज़ महंगी होगी तो वो कम बिकेगी। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। देखिए इकोनॉमी में एक्चुअली अक्सर ये होता है कि बस टर्म्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट आप उस पर जो आप मार्केट में कॉमन सेंस अपनी डेली चीज़ों को परचेज करने में यूज़ करते हैं, वही अप्लाई होता है इकोनॉमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट में। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, बट थोड़े से टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, तो इसको अगर आप कॉमन सेंस से समझेंगे तो बहुत आसान लगेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, आलू जो है पोटैटोज वो 30 रुपीज़ पर के जी है, पनीर क्या है 300 पर के जी है, और ये गुच्ची मशरूम आता है, ये हिमालयन स्पेशली लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, अराउंड 30,000 पर के जी। तो आप सोचिए मार्केट में डिमांड किसकी ज़्यादा थी, आलू। आलू ऑलमोस्ट हम डेली बनाते हैं, आलू भिंडी आलू गोभी, किसी न किसी सब्जी में आलू भुजिया कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, मतलब आलू की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, क्योंकि प्राइस कम है, लोगों को लेना आसान है, कोई भी आदमी आलू खरीद सकता है। बट पनीर क्या आप डेली यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स तो ज़्यादा समझते होंगे इस चीज़ को कि पनीर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, कुछ लोग महीने में 2 बार, ऐसे मतलब क्या कि स्पेशल ओकेजन पे, शादी, फैम या बर्थडे, इन चीज़ों में पनीर आप यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आलू की डिमांड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पनीर की डिमांड उससे कम है, और गुच्ची मशरूम ये आपको लगता है 30,000 पर केजी। इंडिया के आप पॉपुलेशन और इनकी परचेजिंग पावर को देख के आपको लगता है कि इंडिया में कितने लोग कंज्यूम कर पाते हैं, बहुत बहुत कम लोग। तो इसका मतलब ये है इसकी डिमांड सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइजेज कम होने से डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ डिमांड जो है वो घटती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस एंड डिमांड जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और इसको हम ग्राफ के थ्रू अगर दिखाना हो तो हम दिखाते हैं डिमांड कर्व से। डिमांड में देखिए यहाँ पे प्राइजेस जब बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी जो है कंटिन्यूसली रिड्यूस कर रही है। ठीक, अगर इसको उल्टा देखें हम, तो प्राइजेस जब घट रही हैं तो साथ में क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आप आई होप आपको ग्राफ समझने आता हो, बट नहीं भी आ रहा तो ठीक है, आप इसको कॉमन सेंस से समझिए कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्वांटिटी की घट रही है, और अगर प्राइस कम हो रहा तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, फिर क्या होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इसमें क्या है, दो कैटेगरी सब कैटेगरी बनती है। एक तो बनती है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं जो थोड़ा कंपेरेटिवली लोअर कैटेगरी की मानी जाती हैं चीज़ें। ठीक है, लोअर क्वालिटी की चीज़ें। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो अब तक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन यूज करता था, जिसमें कोई स्क्रीन वगैरह नहीं थी। अब उसके पास थोड़े से पैसे आ गए, उसकी इनकम बढ़ गई, उसकी जॉब लग गई, उसकी सैलरी बढ़ गई, जिस वजह से तो अब वो नया चीज़ क्या ट्राई करेगा, स्मार्टफोन पे जाना चाहेगा। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी स्मार्टफोन कंज्यूम कर यूज़ कर रहा होगा तो वो और अच्छी क्वालिटी का चाइनीज या नॉर्मल ओप्पो वीवो जैसी कंपनियाँ यूज़ कर रहा होगा, तो सोचेगा मैं अब सैमसंग लूँगा, आईफोन लूँगा, ऐसे महंगे फ़ोन लूँगा। या अगर वो नॉर्मल बाइसिकल पे चलता होगा, अरे बाइसिकल कैसे बनती है पता नहीं, शायद ऐसे, तो वो अब क्या करेगा, अब वो स्पोर्ट्स बाइक लेने की कोशिश करेगा, कार लेने की कोशिश करेगा कि भाई अब मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं ज़्यादा अच्छी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ। तो क्या होता है इनका, क्या डिमांड इंक्रीजेज विथ इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। वहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ गुड्स था, यहाँ पे क्या इनकम जो है ये कंज्यूमर की इनकम की बात हो रही है।
कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा, अब देखिए फिर वही मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस, अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे आ गए तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदेगा, ये तो कॉमन सेंस है ना, बट इसको बस इस लैंग्वेज में लिखा है डिमांड। अब फिर क्या है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, थोड़े से सामान लो क्वालिटी के होते हैं। ये देखिए सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, ये इनकम के साथ शिफ्ट होते रहते हैं। किसी के लिए मारुति कार लो क्वालिटी कार है, किसी के लिए वो ड्रीम हो सकता है उसका, तो ये हमेशा इनकम के साथ डिपेंड करती है। एक मिलेनियर या बिलेनियर के लिए ऑडी मर्सिडीज अच्छी कार हो सकती है, या उससे भी महंगी जो लैंड रोवर या रोल्स रॉयस जो भी आप ब्रांड जानते हैं, या एक मिडिल क्लास आदमी के लिए मारुति या hyundai क्रेटा नॉर्मल गुड्स में आ सकता है, इन्फीरियर गुड में नहीं आएगा। बट ये मैं बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव टर्म्स हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप किसी क्वालिटी को इस तरह नहीं समझते कि जो मैं एग्जांपल दूँ उसको आप लो क्वालिटी का समझ लें, ये फॉर एक रेफरेंस के लिए है। ठीक है, इसको आप देखते हैं, इसका क्या इन्फीरियर गुड का डिमांड डिक्रीजेज विथ इनकम। अब जैसे कि जब इनकम बढ़ती है इंसान की, तो इंसान ज़्यादा अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है, तो अगर कोई चीज़ इन्फीरियर होगी तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो पहले गांव में रहता था, अब वो चला गया शहर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जब वो गांव में रहता था अपने, तो वो मान लीजिए एक चाय की टपरी पे चाय पीता था, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। अब जब वो शहर आया, उसकी जॉब लगी, उसके पास पैसे आने लगे, तो उसको लगा कि देखिए ऐसा है, अब मैं तो पीऊँगा स्टारबक्स में कॉफ़ी, अब मैं चाय भी नहीं पीऊँगा। तो क्या होगा यहाँ पे, जो स्टारबक्स की कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, बट सेम टाइम पे चाय की डिमांड कम हो जाएगी, जो टपरी की चाय है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फीरियर गुड्स जो हैं, अब इस कंपैरिजन में ये देखिए इन्फीरियर गुड, ऐसा नहीं चाय इन्फीरियर चीज़ है। मे बी किसी को चाय बहुत पसंद हो, बट अब इसके रिलेटिव टर्म्स में हम इसको इन्फीरियर मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो होती है, वो इनकम के साथ घटती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कोई स्टूडेंट है, अभी वो जनरल में, स्लीपर में या थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहा है, बट जैसे उसके जॉब लग जाएगी, उसके पास पैसे आने लगेंगे, तो वो कहेगा नहीं, अब तो भाई मुझे लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और ये अच्छी चीज़ भी है, इंसान इसीलिए तो कमाता है। तो आप क्या करेंगे कि वंदे भारत में, या फ्लाइट से, या फर्स्ट एसी से जाना शुरू करेंगे, या खुद की कार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल गुड्स हैं इसकी डिमांड बढ़ेगी, बट इन्फीरियर गुड की क्या होगी, डिमांड घट जाएगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा कि नॉर्मल गुड्स के साथ क्या होता है, वो डिमांड के साथ, इनकम के साथ डिमांड उसकी बढ़ती है। नॉ देखिए, फॉर नॉर्मल गुड्स इसमें क्या हो रहा है, इनकम के साथ डिमांड बढ़ रही है, बट इन्फीरियर गुड्स के साथ क्या है, इनकम के साथ डिमांड घट रही है। यहाँ पर रिलेशन इन्वर्स हो जा रहा है। ठीक, फिर अब आते हैं हम प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि कोई गुड्स से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, उनके प्राइजेस पे कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो हम देखते हैं। तो देखिए, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो चीज़ दूसरे को रिप्लेस कर पाए, यानी कि अल्टरनेटिव। जैसे कि बहुत लोग टी और कॉफ़ी को एज ए अल्टरनेटिव यूज करते हैं, या तो कुछ लोग या तो टी पीते हैं, या कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, या लोग कुछ लोग क्या करते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं। आप बहुत रेयरली ऐसे देखेंगे कि कोई एक आदमी एक साथ, एक हाथ में चाय और एक हाथ में कॉफ़ी लेके बैठा है। ठीक है, अब कोई भाई हो सकता है एक्सेप्शन, बट वो एक अलग डिफरेंट केस है। आमतौर पे कुछ लोगों को चाय पसंद होती है, कुछ लोगों को कॉफ़ी, या कुछ लोगों को किसी एक पर्टिकुलर टाइम चाय चाहिए होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम कॉफ़ी होता है, मतलब एक दूसरे को ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं काइंड ऑफ। तो मान लेते हैं कि चाय का दाम आज 10 रुपये है, ठीक, और कॉफ़ी का जो है वो 20 रुपये है। ठीक, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, बट कल को किसी वजह से कोई क्राइसिस हो जाती है, जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ, वैसे कुछ चाइना में, श्रीलंका में, इंडिया में, जहाँ जो चाय प्रोड्यूस होती है, वो कुछ क्राइसिस ऐसी आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, फंगस आ जाता है, तो चाय की पूरी फसल खराब करता है, और चाय अचानक से बहुत महंगी हो जाती है। तो कल को चाय मान लीजिए 30 की हो गई, बट कॉफ़ी जो है वो 20 की ही मिल रही है अभी भी, क्योंकि कॉफ़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जिनको अब ये चाय महंगी लग रही होगी, वो कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाएंगे? ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वन लीड्स टू हायर डिमांड फॉर द अदर, मतलब कि अगर चाय के दाम बढ़ गए, तो क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, तो इसकी डिमांड, अब लोगों को चाय महंगा लगने लगा, तो लोगों ने कहा भाई हम कॉफ़ी पे स्विच कर लेते हैं, कॉफ़ी भी सेम काम कर रही है, बट थोड़ा पैसा कम हो रहा है, उसकी चाय की कीमत तो बढ़ चुकी है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि इसके दाम बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। ठीक, फिर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूट तो क्या होता है, जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सके। कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब क्या होता है, जो चीज़ें साथ में यूज होती हैं। जैसे कि अगर फ्यूल का दाम बढ़ेगा, तो कार का दाम
कार की डिमांड जो होगी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि भाई लोगों को कार मेंटेन करना महंगा लगेगा। जैसे इसको चाय से ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं मिल्क और शुगर, इनके दाम बढ़ गए, ठीक है। अब लोगों को भाई चाय बनाना महंगा लगने लगेगा कि दूध का पैकेट लाएंगे, चीनी लाएंगे, तो चाय जो अभी 10 रुपए की पड़ रही थी अब वो हो गई 20 की पड़ने लगी, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे कि चाय कम पीने लगेंगे। जैसे कि अगर वो दिन में 5-10 चाय पीते, मान लीजिए घर में 10 कप चाय बनती थी, ठीक है, तो ये बनता था 100 रुपए का, 10 रुपए के हिसाब से। बट अगर चाय के दाम हो गए 20 रुपए, तो उनको अगर 100 रुपए ही कंज्यूम करना है, 100 रुपए ही कहीं का बजट है चाय पे खर्चा करने का, तो क्या करेंगे, 5 ही कप बनाएंगे। अब जो आदमी, हर आदमी अगर 2-2 कप चाय पीता था, तो अब एक 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 कप चाय पिएगा, ठीक है। तो इस तरह हिसाब से इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वन डिक्रीजेज द डिमांड फॉर अदर, मतलब कि मिल्क और शुगर के दाम बढ़े तो चाय की डिमांड कम हो गई, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब देखिए डिमांड को रेगुलेट कौन कौन सा फैक्टर करता है, उसमें ये एक बड़ा फैक्टर ये भी है। जैसे ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस डिमांड। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि ज्वेलरी की डिमांड बहुत है। ज्वेलरी लोग कल्चरल प्रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं और चॉइस में। ये कोई ज्वेलरी से ऐसा नहीं, ज्वेलरी पहनने से किसी को किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन बेटर हो जाता है, लिवर उसका ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है, हार्ट रेट अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट लोगों को पसंद है पहनना अलग अलग फॉर डिफरेंट रीजन। किसी को शो ऑफ करना है, किसी को लगता है कि ये रिलीजियस पर्पज से पहना जाता है, किसी को कोई इसको शुभ मानता है, अलग अलग रीजन्स हैं। तो मतलब कि कंज्यूमर प्रेफर करते हैं ज्वेलरी को पहनना। जैसे मेरे एक ज्वेलर दोस्त ने एक कहावत सुनाई थी, जब तक है भारतीय नारी तब तक है सुनारी, मतलब कि जो सोने का बिजनेस करते हैं। बट क्या केवल भारतीय नारियां पहनती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये भाई साहब को इतनी सारी ज्वेलरी उन्होंने रात रखी है, और ये देखिए 50 तोला सोना। ये डायलॉग कितना फेमस है वास्तव मूवी में। मतलब कि इंडियन मैन भी उतना ही प्रेफर करते हैं ज्वेलरी को। अभी भी देखिएगा आप, जो जो अचानक से रिच होते हैं वो सबसे पहला शो ऑफ या शो ऑफ का या चॉइस का है उनकी, वो उनके जो रिफ्लेक्ट होती है वो महंगी कारों में और ज्वेलरी में ही रिफ्लेक्ट होती है। तो मतलब कि इंडिया में ज्वेलरी को प्रेफर करता है, तो यहाँ पे ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा इस चक्कर में भी रहती है। गोल्ड की डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। फिर क्या है, एक अगला रीजन हो सकता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। मतलब कि एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस चेंजेस कैन अफेक्ट करेंट डिमांड। मतलब कि फ्यूचर में क्या प्राइस चेंज होने वाला है, वो अभी की डिमांड जो है उसको इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि अचानक से जब नोटबंदी चल रही थी, 2016-17 की बात है, तो कहीं से अफवाह उड़ी कि नमक अचानक से कल परसों में बहुत महंगा हो जाएगा, या नमक की ऑलमोस्ट शॉर्टेज होने लगेगी, नमक सोने के भाव बिकने लगेगा। तो लोगों को लगा कि जल्दी से जल्दी नमक को खरीद लेते हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि नमक की दुकानों पे लंबी लंबी लाइंस लग गई। और ये देखिए, ये लाइंस ऐसे, ये दिल्ली के जैसे शहर की बात है, ये कोई अफवाह किसी गांव में नहीं फैली थी, ये बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ की बात है। ये देखिए भाई साहब, नमक लेके ऐसे निकले जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल पा चुके हैं। तो ये एंटिसिपेशन ऑफ प्राइस चेंजेस कैन अफेक्ट करेंट डिमांड, ठीक है। फिर क्या आता है, अब हम पढ़ते हैं डिमांड के बाद सप्लाई। सप्लाई क्या है? डिमांड और सप्लाई बहुत एक दूसरे से कोरिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। देखिए स्पेसिफिक पीरियड मैंने आपको बताया इकोनॉमी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जो डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर साइड से होती है, तो सप्लाई जो होती है वो प्रोड्यूसर्स के साइड से होती है, जो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये प्रोड्यूस भी कर रहा है, साथ में विलिंगनेस भी है कि वो भाई बेचना भी चाह रहा है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे या अलग अलग प्राइस पे वो उसको बेच पा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी आदमी को घर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एक इकोनॉमी को सिंपल टर्म्स में समझने के लिए, उसमें एक ही सीमेंट प्रोड्यूसर है, ठीक, और एक ही कंज्यूमर है। ये हम सिंपलिस्टिक टर्म्स इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। अब मान लेते हैं कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे 500 बोरी चाहिए या 500 बैग चाहिए सीमेंट के अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोड्यूसर है वो कह रहा है कि देखिए भाई, आपने डिमांड तुरंत से कर दी है, बट मेरे पास जो है
अभी 300 बोरी ही मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, 300 बैग्स ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक, तो ये जो है ये हो गया डिमांड, क्योंकि कस्टमर ने डिमांड किया। ठीक है, बट क्योंकि कंज्यूमर के साइड से इतना ही ऑफर पे अवेलेबल था, जो देखिए विलिंगनेस बेचने की और एबल टू ऑफर फॉर सेल, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं आपको 300 बैग्स ही अभी प्रोवाइड कर सकता हूँ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो इसका मतलब ये होगी सप्लाई। ठीक, ये हो गया सप्लाई। ठीक, अब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई कैसे कैसे डिसाइड होती है, इसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो देखिए, एक दो है प्राइस ऑफ द गुड। इसमें क्या होता है, हायर प्राइसेस इंसेंटिवाइज प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर। इसमें क्या होता है, मतलब कि प्राइस और सप्लाई जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जब किसी चीज़ के दाम बढ़ते हैं, तो जो बाकी प्रोड्यूसर होते हैं उनको लगता है कि देखिए दाम बढ़ चुके हैं, अगर मैं ये चीज़ बेचूंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो वो क्या करते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस उस चीज़ को करना शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑयल प्राइसेस है, वो आज $80 पर बैरल मिल रही है, अचानक से वो $120 पर बैरल हो गई किसी वजह से। मान लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या कोई और क्राइसिस की वजह से ये दाम इतने बढ़ जाते हैं। तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होंगी वो क्या करेंगे कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देंगे, ताकि उस डिमांड को मीट किया जा सके, ताकि उस डिमांड को, जितनी जनता डिमांड कर रही है या वर्ल्ड अलग अलग कंट्री डिमांड कर रही है, उस डिमांड को फुलफिल करें, ताकि ये जो $40 का इंसेंटिव इनको मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें वो। ताकि आपको जो पैसे, मान लीजिए आपको किसी काम करने का भी आपको $100 मिल रहा है, कल को कोई कह रहा है कि मैं आपको उस काम के 150 देंगे, 150 देने को तैयार हो, तो आप जल्दी से जल्दी उस काम को करना चाहेंगे, ताकि आपको डेढ़ जो ₹50 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो तुरंत से मिल जाए। तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि प्राइजेस जब बढ़ते हैं किसी चीज़ के, तो उससे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स और सप्लाई करते हैं, इसीलिए एक लिमिटेड लेवल पे इन्फ्लेशन को या महंगाई को अच्छा मानते हैं। बट इसको हम इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, इस जो रिलेशन है प्राइस और सप्लाई का, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इसको अगर एक ग्राफ से दिखाते हैं, तो इसमें देखिए ग्राफ ऐसे चलता है कि प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, इस साइड में, तो क्या है, सप्लाई जो है और बढ़ती जा रही है। सबको भाई प्रॉफिट चाहिए, सबको लग रहा है अगर ये जल्दी से जल्दी बनाओ और चीज़ों को मार्केट में उतारो, डिमांड है भाई, प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेच के फ़ायदा मिलेगा, अपना मुनाफा निकलेगा। ठीक है, तो ये प्राइस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बना रहा है, इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। लेकिन क्या ये अकेला फैक्टर है? नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर है, तो उसको हम देखते हैं बारी बारी से। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे देखिए, मान लेते हैं किसी वजह से इनपुट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो बढ़ गया। अब इनपुट कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है, जैसे मान लीजिए कोई फैब्रिक है, मतलब जो कॉटन के कपड़े प्रोड्यूस करती कंपनी, ठीक, मान लेते हैं वो 500 मीटर प्रोड्यूस कर रही थी कपड़े, तब जब वो कॉटन को 100 रुपी पर केजी खरीद रही थी। ठीक, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, कॉटन के दाम बढ़ गए और वो जो हो गए 200 रुपी पर केजी। ये देखिए ऐसे होता है, रेट नहीं है, कॉटन इससे महंगा, काफ़ी महंगा बिकता है। बट मैं टर्म्स सिंपलिस्टिकली यूज़ करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। अगर मान लीजिए अचानक से इसके दाम हो गए 200 रुपये पर केजी, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्शन जो अभी 500 मीटर चल रहा था, उसको ये कम हो जाएगा। क्योंकि कम हो जाएगा इसलिए कि जो कंपनी का जो बजट है, जो प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री का, वो तो लिमिटेड है, वो अचानक से पैसे तो बढ़े नहीं। तो वो उतने ही पैसे में, जो 100 रुपये में मान लेते हैं, ये 5 केजी कॉटन खरीदते थे। ठीक, तो उससे ये 500 मीटर कपड़ा बनाते थे, और अचानक से अब ये 200 रुपये पर केजी हो गया, तो जितने सेम बजट में ये अब तो 2.5 केजी खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, अब ये कपड़े भी कितने बना पाएंगे, 250 मीटर। तो अब यही जो प्रोडक्शन हो रहा है यही तो मार्केट में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर ऐसा हम लिखें, तो ये इनवर्स रिलेशन बनाएगा सप्लाई से। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन केवल रॉ मटेरियल का नहीं होता है, लेबर का भी हो सकता है कि लेबर लोग कहें कि भाई मुझे ज़्यादा ही पैसा चाहिए, तो कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट कैसे निकालेगी, वो क्या करेगी, वो सप्लाई को रिड्यूस ही करेगी, क्योंकि अब उसका प्रोडक्शन महंगा होता है, यार जो चीज़ महंगी होती है वो चीज़ें कम प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, टेक्नोलॉजी। बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड सप्लाई। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि पहले लोग हैंडलूम पे काम करते थे, कॉटन फैक्ट्री के एग्जांपल को लेते थे, देखिए ऐसे खुद से हाथों से बनाते थे, सारी इसको बोलते हैं
कपास से कपड़े धागे बनाते हैं, धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम लगता है, अगर हैंड मेड चीज़ें होंगी तो टाइम टेकिंग होता है। तो जैसे अब मान लेते हैं ये सारे लोग मिल करके 500 मीटर कपड़ा एक मंथ में बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई कि कम लोग भी लग रहे हैं और मशीनें फटाफट फटाफट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जैसे मान लीजिए आप, अगर आपको, अब इसको एग्जांपल की तरह लीजिए, मान लीजिए आपको एक नोटबुक 100 पेज का हैंड राइटिंग अपने लिखना है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? ऑलमोस्ट आपको शायद कई घंटे लग जाएँ, पूरा दिन तो लग ही जाएगा। बट अगर कोई मशीन है वो जस्ट प्रिंट कर रही है सेम चीज़ को, आपको यहाँ अपने हैंड राइटिंग में कॉपी करना था और यहाँ पे कोई वो चीज़ डायरेक्ट मशीन से प्रिंट आउट निकल रहा है। तो प्रिंट आउट 100 पेज निकलने में कितना लगता है? हार्डली 1 से 2 मिनट, ठीक। तो इसका मतलब मशीन जो है, टेक्नोलॉजी जो बेटर होती है वो एफिशिएंसी को बढ़ाती है। एफिशिएंसी मतलब क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है और उसी के साथ सप्लाई भी बढ़ता है। तो जैसे मान लेते हैं अब यहाँ मशीनें लग गई, तो ये अब एक एक ये जो पूरे महीने में 500 करते थे, ये अब एक हफ्ते में करने लगे 500, मतलब महीने में अब ये 2000 मीटर करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बेटर हुई तो सप्लाई जो है वो बढ़ गई, ठीक। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर मान लीजिए निर्मला ताई हैं, अभी इन्होंने लगा कि जो सोलर है, सोलर पैनल्स, इसको हमें सप्लाई बढ़ानी है। तो क्या करना है, इन्होंने सब्सिडी देना शुरू कर दिया। सब्सिडी देने से क्या, मान लीजिए इन्होंने दे दिया 50% सब्सिडी। तो जो सोलर पैनल आपको पहले 1 लाख का पड़ रहा था और कम लोग खरीद रहे थे, अब वो 50,000 का हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदने लगे तो कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगी, मतलब कि इसकी सप्लाई बढ़ गई, ठीक। ये मान लीजिए सिगरेट है, अब इनको लग रहा है सिगरेट का कंजम्पशन कम कराना है, यूथ काफ़ी नशा कर रहा है, तो इसको, सिगरेट और अल्कोहल को हम बोलते हैं सिन गुड्स। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने इन पे टैक्स बढ़ा दिया काफ़ी, तो क्या होता है कि ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कंपनी को प्रोड्यूस मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाएगी, तो अपने आप इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ महंगी हो जाएगी टैक्स की वजह से, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर्स में होल्ड बैक गुड्स इफ दे एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर प्राइसेस, इसको बोलते हैं हम स्टॉक होल्डिंग, या हिंदी में बोलते हैं काला बाजारी। मतलब कि होता क्या है, ये देसी टर्म्स है एक तरह से। मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, ठीक, इसको लग रहा है कि मेरे इन प्रोडक्ट्स की दवाएं के दाम बढ़ने वाले हैं अगले महीने से, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है जिस जिस वजह से भी। तो इसको ये लगता है कि अभी भले डिमांड लोग कर रहे हैं, बट मैं सामान को रोक लेता हूँ। जैसे अभी ये 100 रुपये के हैं पर केजी, लेकिन जब ये 200 रुपये पर केजी के हो जाएंगे अगले हफ्ते तक, तब मैं इसको बेचूंगा। तो ये चीज़ें भी काम करती हैं। अब देखिए ये इसने स्टॉक होल्ड करके बैठा हुआ है और यहाँ पे जनता काफ़ी लाइन लगा के खड़ी है, परेशान हो रही है। ये आपको फिनोमिना एक तरह से देखने को मिलेगा जब कोई क्राइसिस का टाइम होता है, तो लोग अक्सर ये करते हैं कि स्टॉक को रोक लेते हैं कि जब प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ेंगे मैं उसको बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। फिर अगला क्या है, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या है, वेदर कंडीशंस कैन इम्पैक्ट सप्लाई। ये बहुत ज़्यादा दिखता है आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। जैसे मान लीजिए शिमला या किन्नौर से सेब या एप्पल्स मार्केट में आने वाले हैं, और अचानक से क्या हुआ कि कोई लैंडस्लाइड आया, बारिश आई, लैंडस्लाइड, और कोई रोड जो थी, जो ट्रक को लेके आने वाली थी, वो पूरी तरह से पानी में डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब जो ट्रक थे यहाँ पे, ये अब तो आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। जैसे अभी आपको देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट में गेहूँ, यूक्रेन बहुत बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है, यानी कि गेहूँ का। तो ये जब यूक्रेन वॉर में फंस गया तो मार्केट में वीट की शॉर्टेज हो गई थी, और इंडिया में भी आप देखेंगे उसकी वजह से वीट महंगा हो गया था। तो ये चीज़ें भी फैक्टर रोल प्ले करते हैं, ठीक है।